हेलो बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की बुक से समास नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या है। तो समास क्या है? जब दो या दो से ज्यादा आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस विधि को समास रचना कहते हैं। और समास का मतलब क्या है? समास का मतलब है संक्षिप्त करना, छोटा करना। अर्थात जब हम किसी शब्द को छोटे रूप में लिखते हैं, उसके पदों का योग करके, तो उसे समास कहा जाता है। उसका मतलब समास होता है। बच्चों, समास रचना क्या है? समास की रचना दो पदों से होती है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जब इन दोनों समासों से एक नया पद बनता है या नया शब्द बनता है तो उसे समास पद कहा जाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे जल की धारा। जल की धारा में दो पद हैं, एक जल और दूसरा धारा। और की जल के साथ कारक की विभक्ति है। कौन सी कारक की विभक्ति है? काके की, संबंध कारक की विभक्ति है। तो जैसे इसमें दो पद मैंने आपको बताए हैं। पहला पद हो गया जल और दूसरा पद हो गया धारा। पहले पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद, तथा दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और इन दोनों से मिलकर जो एक पद बनता है उसको हम बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रही थी आपको, जल की धारा। जल की धारा में जल पूर्व पद है और धारा उत्तर पद है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे या समास बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जल धारा। इस प्रकार बच्चों, जो इसमें कारक की विभक्ति होती है, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसको हटा दिया जाता है। अब और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे देश की भक्ति का समस्त पद, देश की भक्ति में देश की क्या है? पूर्व पद, तथा भक्ति क्या है? उत्तर पद। जब हम इसका समासिक पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? देशभक्ति। देशभक्ति क्या बन गया? समस्त पद, या नया शब्द जो बना है उसको समास भी हम कह सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ध्यान में मग्न। अब ध्यान में इसका पूर्व पद है तथा मग्न इसका उत्तर पद है, तो क्या बन जाएगा इसका समस्त पद? ध्यान मग्न। वे में जो विभक्ति चिन्ह है वो यहाँ से हट जाएगा। अब बच्चों, हिंदी भाषा में समास तीन प्रकार से बनाए जाते हैं विशेष रूप से। बाकी इसके और भी नियम हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा के हैं उनका नियम यही है। पहला नियम है तत्सम प्लस तत्सम शब्दों से समास बनाना। क्या मतलब हुआ इसका? दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही तत्सम होते हैं और उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो बनेगा आपका समस्त पद वह अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। जैसे देश का वासी, इसमें देश का पूर्व पद है, वासी उत्तर पद है, और क्या बन जाएगा? देशवासी। ऐसे ही गृह का स्वामी, इसमें गृह पूर्व पद है तथा स्वामी उत्तर पद है, तो क्या बन जाएगा? ये गृह स्वामी। बच्चों, दूसरा है तद्भव से तद्भव। दो तद्भव शब्दों को जोड़कर भी हम समास बना सकते हैं, समस्त पद बना सकते हैं। जैसे राजा की भक्ति, राजभक्ति, राजा का कुमार, राजकुमार। अब बच्चों, तीसरा नंबर है विदेशी प्लस विदेशी। विदेशी कौन से शब्द होते हैं आपको पता है? उनको आगत भी कहते हैं। जो शब्द दूसरी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम आगत शब्द या विदेशी शब्द भी कहते हैं। दोनों ही जब पद विदेशी हो तो उनसे भी हम समास बना सकते हैं। जैसे जेब के लिए खर्च, क्या बन जाएगा? जेब खर्च। और के लिए जो कारक की विभक्ति है वो हट जाएगी। हवा का जहाज, क्या बन जाएगा? हवाई जहाज। इस प्रकार से हम जो विदेशी शब्दों को मिलाकर भी समास बना सकते हैं। बच्चों, कई बार
जो है हमारी हिंदी में अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर भी समास बना दिया जाता है। जैसे तत्सम और तद्भव शब्द से भी बन सकता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र प्लस मुखी, चंद्र क्या है हमारा तत्सम शब्द है और मुखी शब्द तद्भव है, तो क्या बन गया ये चंद्रमुखी। विदेशी और तत्सम शब्दों से बनाया जा सकता है। जैसे जिला प्लस धीश, जिलाधीश। विदेशी और तद्भव शब्दों से भी बनाया जा सकता है, जैसे पॉकेट प्लस मार, पॉकेट मार। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अलग अलग भाषाओं या अलग अलग प्रकार के शब्दों से भी हम समास बना सकते हैं, समस्त पद बना सकते हैं। तो बच्चों, समास के निर्माण के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे समास के लिए कम से कम 2 पद तो होने ही चाहिए, एक पद से कभी भी समास नहीं बन सकता। और इस समास के लिए हम 2 या 2 से अधिक पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो पहला पद होता है उसको मैंने बताया था आपको पूर्व पद कहते हैं, तथा दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, तथा दोनों के मेल से बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। और जो मैंने बताया है आपको, जब हम समास के उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाकर समास बनाते हैं तो उसके जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। और समास में जहां संधि की आवश्यकता होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी की जाती है। अब बेटा हम पढ़ते हैं समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अविभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास और नंबर 4 द्वंद्व समास। अविभाव समास क्या होता है? अविभाव समास बेटा वह होता है जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद उसका कोई भी शब्द होता है, तो उसे अविभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद ही प्रधान होता है। अविभाव में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद, मीन्स आपका जो पूर्व पद। और इस समास में जो शब्द बनता है, अविभाव समास से जो समासिक शब्द बनता है, वो जो पद होता है वह भी अव्यय की तरह से ही काम करता है। विशेष रूप से ये बात नोट करने की है कि अविभाव समास के विग्रह से जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो समस्त पद बनेगा वह भी अव्यय की तरह से ही काम करता है, अव्यय का ही काम करता है। जैसे प्रतिवर्ष, यहाँ पे प्रति अव्यय शब्द है और वर्ष एक संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा इसका समस्त पद? प्रतिवर्ष, और प्रतिवर्ष भी अव्यय ही है। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से बेटा आजीवन, जीवन भर, इसमें आ जो है अव्यय है और जीवन संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा ये आजीवन, जीवन भर विग्रह करेंगे तो, और समस्त पद इसका क्या बन जाएगा? आजीवन है ही, और आजीवन क्या है? यह भी अव्यय की तरह से ही काम करता है। तो बच्चों अभी हमारा है दूसरा समास, दूसरा भेद है समास का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बेटा? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान था? पूर्व पद। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। अब उत्तर पद तो प्रधान हो गया, लेकिन जो पूर्व पद है वो गौण हो जाता है, अर्थात उसका अधिक महत्व नहीं होता। उत्तर पद विशेष्य का काम करता है और पूर्व पद विशेषण का काम करता है। बच्चों विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण जिस पद से विशेषता बताई जाती है किसी संज्ञा सर्वनाम की, उसको विशेषण कहते हैं। ये आपको मालूम ही है। अब इसके लिए एक उदाहरण देंगे, जैसे गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। अब यहाँ गो क्या है? विशेष्य, और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? शाला। तो शाला क्या हो गया? विशेषण। अब अगर हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? के लिए हट जाएगा और गौशाला हमारा समस्त पद हो जाएगा, और ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी बेटा कई भेद होते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास में बेटा समास की जो इसकी कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड ही उनके नाम डाले गए हैं, और उनकी विभक्तियों के आधार पर ही हम समास का निर्माण कर सकते हैं और उसका विग्रह भी
कर सकते हैं। तो जो है कर्ता कारक है उससे कोई भी समास नहीं बनाया जाता। पहला हमारा होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, कर्म कारक की विभक्ति होती है वह हट जाती है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का वो क्या है, को। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब यहाँ पे विग्रह करेंगे यश प्राप्त का, तो क्या होगा इसका, यश को प्राप्त। को किसकी विभक्ति है, हमारी कर्म कारक की। कर्म कारक की विभक्ति हटा देंगे तो यश प्राप्त बन जाएगा और ये कर्म तत्पुरुष समास बन जाएगा। ऐसे ही ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यहाँ पे भी को विभक्ति है जो कि किसकी है, को विभक्ति कर्म कारक की है। तो को हटाने के बाद बन जाएगा ग्रामगत, ग्रामगत, और ये हमारा समस्त पद है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे बेटा कर्म तत्पुरुष समास कैसे बनाया जाता है। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण कारक का चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म को, कर्म का क्या हो गया, को, करण से, करण से, करण का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, से। तो इसमें से जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। अब यहाँ से गुण से युक्त में से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, गुण युक्त। और कौन सा समास हो गया ये, करण तत्पुरुष। ऐसे ही जैसे मन माना, मन से माना हुआ। अब यहाँ पे से को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मन माना, और मन माना कौन सा समास हो गया हमारा, करण तत्पुरुष। अब आता है बेटा हमारा तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है कि इस समास में पूर्व पद के संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है और जो है तत्पुरुष समास यहाँ बन जाता है। कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष की मैंने आपको बताई विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए विभक्ति होती है। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से हट जाता है। जैसे पाठशाला, अब पाठशाला समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाठ के लिए शाला, और के लिए विभक्ति चिन्ह हटाने पर क्या बन जाएगा हमारा ये समस्त पद पाठशाला। तो ये कौन सा समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति हट जाती है। आगे आता है बच्चों हमारा अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में अपादान की क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से अलग होना। से ही होता है लेकिन करण में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, लेकिन अपादान में अलग होने की भाव होता है, अलग होने की सेंस होती है। तो जैसे धनहीन समस्त पद है, उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से अलग होने की बात हो रही है, इसलिए कौन सा समास हो गया यहाँ पे, अपादान समास। और धनहीन कौन सा वो हो गया हमारा समस्त पद अपादान तत्पुरुष समास। ऐसे ही भयभीत, भय से भीत अर्थात भय से डरा हुआ, तो इसका से विभक्ति चिन्ह हट जाएगा तो बन गया भयभीत, और ये हमारा हो गया अपादान तत्पुरुष समास। अब अगला है बेटा हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में जैसे आपको मालूम ही हो गया होगा, समझ गए होंगे कि संबंध जो समास है, जो संबंध कारक है उसकी विभक्ति चिन्ह हट जाती है। और संबंध के विभक्ति चिन्ह क्या है, का के की में से कोई सा भी विभक्ति चिन्ह होगा वो हट जाएगा। जैसे अमृत धारा, अमृत धारा समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमृत की धारा। और अमृत की धारा में से की जो है हमें परसर घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अमृत धारा, और ये बन जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ऐसे ही जो है हमारा प्रेम सागर, प्रेम सागर क्या है, जो है हमारा संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो का उपसर्ग बाहर आएगा और क्या होगा इसका विग्रह, प्रेम का सागर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है बेटा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास वहां होता है जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे आप बीती, आप बीती समस्त पद है, अगर विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप पर बीती, और यहाँ पे
पर जो है अधिकरण की विभक्ति हटा देंगे तो आप बीती बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से है ध्यानमग्न। ध्यानमग्न कौन सा समास है हमारा? अधिकरण तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो में इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा जो कि अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है, और में अधिकरण के विभक्ति चिन्ह को हटाने से कौन सा समास बनता है हमारा? जो है अधिकरण तत्पुरुष समास। और बेटा इसके बाद होता है हमारा नंग तत्पुरुष समास। इसकी क्या पहचान है? जिस समास पद में, जिस समस्त पद में पहला पद नेगेटिविटी से भरा हो, अर्थात नकारात्मक हो, निषेध हो, उसे हम नंग तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पहला इसका पद है वो नेगेटिविटी से है। जैसे एजर, एजर में ए प्लस जर न जर, जो बुढ़ापा न हो, जो मरता न हो, तो क्या हो जाएगा इसका? न जर, अर्थात जो जर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? अजर। अजर कौन सा तत्पुरुष हो गया? नंग तत्पुरुष, क्योंकि ये नेगेटिविटी की सेंस दे रहा है। ऐसे ही है हमारा अधीर। अधीर भी नंग तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? न धीर, जिसमें धैर्य नहीं है, तो यह भी नेगेटिविटी से है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? नंग तत्पुरुष समास। तो बेटा आप समझ गए होंगे ये हमारे समास जो है 6 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। और अब जो है तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद माने जाते हैं, उपभेद माने जाते हैं। उपभेदों में कौन कौन से आते हैं? इनमें नंबर 1 कर्मधारय समास और नंबर 2 द्विगु समास। कई जो है विद्वान बेटा इन दोनों को, कर्मधारय और द्विगु समास को अलग ही मानते हैं, इनको स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको जो है तत्पुरुष का ही भेद मान रहे हैं। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है, वह मुख्य होता है, और इन्हें इसीलिए ही कर्मधारय समास के अंदर लिया जाता है। अब इसका पहला है हमारा कर्मधारय समास। इसकी क्या पहचान है? यह समास वहां होता है जहां पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। आगे होगा आपको समझ में। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे नील कमल हमारा समस्त पद है, तो नील कमल का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, यहाँ नीला विशेषण है और कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए नील कमल जो समस्त पद है वो कौन सा समास बन जाएगा? हमारा कर्मधारय। इसी प्रकार से पीताम्बर है, इसी प्रकार से बेटा पीताम्बर है। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, या पीत है जो, पीला है जो, पीला है जो, पीत है जो, तो पीत यहाँ पे विशेषण है और अंबर की ये विशेषता, अंबर मीन वस्त्र, अंबर की ये विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कर्मधारय समास। अब इससे आगे है बेटा हमारा जो है द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है और इसकी विशेषता बताई जाती है, जबकि पहला पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण क्या होता है? जिसमें गिनती आती है, काउंटिंग आती है। जैसे तिराहा, तिराहा संख्यावाची विशेषण है ये, क्योंकि इसमें पहले 3 राहों का समूह, यहाँ पे पहला काउंटिंग है, काउंटेबल है, 3 संख्यावाची विशेषण है और रास्ते की विशेषता बता रहा है कि 3 रास्तों का समूह। तो ये कौन सा विशेषण हो गया हमारा? कौन सा समास हो गया हमारा? द्विगु समास। बच्चों समझ गए होंगे, द्विगु में संख्यावाची विशेषण पहला आता है। जैसे दूसरा है हमारा चौमासा शब्द। चौमासा जो समस्त पद है उसमें अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मासों का समूह, और चौ अर्थात 4, यह भी संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यह भी द्विगु समास बन जाएगा। इस प्रकार से जो पहले पद संख्यावाची वाले होते हैं वो सभी द्विगु समास होते हैं। उनका विग्रह अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो। अब इसके बाद है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जहां समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं, मीन्स पहला पद भी प्रधान नहीं है और उत्तर पद भी प्रधान नहीं है,
ये दोनों ही मिलकर किसी तीसरे पद का काम करते हैं और ये तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे पद की जानकारी हमें जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तब होती है। जैसे हमारा है नीलकंठ। अब नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जो, अगर हम ऐसे करेंगे नीला है कंठ जो, उसकी विशेषता नहीं बताएंगे, तीसरा पद नहीं लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीला है कंठ जो कर्मधारी है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका कंठ है नीला, शिव जी का, शिव जी भगवान, अगर हम यहाँ पे शिव जी लगा देंगे साथ में तो ये तीसरा पद बन जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। शिव जी तीसरा पद बन गया तो ये कौन सा समास हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही है गिरिधर। गिरिधर में अगर हम विग्रह करेंगे इसका तो गिरि को धारण करने वाला, अगर हम इतना ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, कर्मधारी। लेकिन अगर हम तीसरा इसमें पद निकालेंगे, गिरि को धारण करने वाला किसे माना जाता है, श्री कृष्ण को। इसलिए हम अगर श्री कृष्ण साथ में लगाएंगे तो ये कौन सा समास बन जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास। बच्चों आप इतना समझ गए होंगे। और अब है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जो आपका प्रथम पद है वो भी प्रधान है और जो उत्तर पद है वह भी प्रधान है, यानी कि दोनों ही पद समान अधिकार वाले होते हैं। दोनों में जोड़ा होता है लगभग, और इन दोनों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है जब हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल है, इसमें अन्न का भी वही महत्व है, जल का भी वही महत्व है, और इसको और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अतः जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा अन्न और जल, और इन दोनों का जब हम समस्त पद बनाएंगे तो अन्न जल, अर्थात ये दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद महत्वपूर्ण है, दोनों का ही महत्व समान है, तो ये समास बन जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ऐसे ही जैसे अमीर गरीब है, इसका विग्रह करेंगे तो अमीर और गरीब। अब अमीर और गरीब दोनों ही पद प्रधान है, दोनों में से कोई भी गुण नहीं है, इसको हम और जो है अव्यय से जोड़ रहे हैं। जब विग्रह करेंगे तो अमीर और गरीब करेंगे, और जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमीर गरीब, बीच में इसके लगभग डैश आता है दोनों पदों के बीच में। तो आपको इसकी पहचान भी हो जाएगी बेटा। आप समझ गए होंगे इन समासों को, और आपको ये समास ध्यानपूर्वक पढ़कर इनकी पहचान और इनकी रूपरेखा समझनी है। धन्यवाद।